सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फिर आ गए आज एक नया लेक्चर लेके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा। आज एक नई ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे आज, गोल्जी सर को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो देखते हैं कि गोल्जी सब क्या कहते हैं। गोल्जी एक ऑर्गेनेली है, गोल्जी एक साइंटिस्ट भी है। ठीक है, तो आते हैं। आज पहले से ही आपके लिए एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो शुरू करें, तो चलें जी। अब सबसे पहले गोल्जी को देखते हैं, कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। तो गोल्जी गोल्जी जो है कि ये एक इटालियन बायोलॉजिस्ट हैं, कैमिलो गोल्जी। क्या नाम है, बल्कि ये इससे लिखता हूँ, कैमिलो गोल्जी। इसने ये डिस्कवर किया था, कब किया था? 1900 और सॉरी 1898 में किया था, 18वीं सदी 1898 में। ये जो है कि गोल्जी एक साइंटिस्ट का नाम है। कॉम्प्लेक्स एक जो है कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सिस्टर ने मिलके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। आज जो सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है, इसे क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम है, आगे हम पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था बच्चों। अब ये जो है कि सब यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है जी। किन में होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। और ये दूसरी बात, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का भी पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है सर? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बच्चों ये देखो, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बनाया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये वेसिकल, फिर ये जो है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये पूरा इनको क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मिटा दूं इसको, ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री थी, हमने पढ़ लिया बच्चों। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, ये एक ले लें, ये इधर से। इसको क्या कहते थे हमने पिछले लेक्चर में, जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था उसमें पढ़ा था। इसको क्या कहते थे? सिस्टर्नी। क्या कहते थे इसको? क्या कहते थे? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कहते थे बच्चों। इस तरह के स्टेक्स जो है कि सिस्टर्नी मिल मिल के एक स्टेक्स बनाते हैं। सेंट्रल सिस्टर्नी पे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती हैं ये सिस्टर्नी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने जो है एक्सप्लेन से देखा था सिस्टर्नी को। एक होती है क्रेस्टी, इसको मिक्स नहीं कर रहा है। क्रेस्टी जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सिस्टर्नी इधर होती है। तो ये एक सिस्टर्नी है। इस तरह के सिस्टर्नी मिल मिल के जो है कि क्या बनाते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल बॉन्डेड मेम्ब्रेन होती है। इस तरह के फिलेट स्ट्रक्चर मिलकर, सिस्टर्नी मिलकर क्या बनाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये वाला फेस, इस पार्ट को जहां से ये जो इसका मुंह है ना, बिगड़ा हुआ मुंह, मैंने बिगड़ा हुआ मुंह बनाया है इसका। ये देखें, ये किधर मुंह करके है? ये जो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस की तरफ मुंह करके है।
तो अब ये इस फेस को क्या कहते हैं? सिस फेस। इस फेस को इसको क्या कहते हैं? सिस फेस। क्या कहते हैं? सिस फेस। और इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, फार्मिंग फेस। क्या कहते हैं? फार्मिंग फेस। अब सिस या फार्मिंग फेस, अब देखें बच्चों, इधर से जो है कि विजिकल्स आके इधर लग जाती है। इधर से क्या लग जाती है? जो है कि विजिकल्स आके इधर लग जाती हैं, फिर क्या बनाती हैं? नई सिस्टर्नी बनाती हैं, इसलिए इसको फार्मिंग फेस कहते हैं। और ये जो बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ जिसने मुंह किया हुआ है, इसको ट्रांस फेस भी कहते हैं। ट्रांस फेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस फेस। इसको जहां से वेजिकल क्या आता है? बाहर आता है। तो अब इसको जो है कि मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। मैच्योरिंग फेस, मैच्योर होकर निकल गया जी वेजिकल्स। अब जो है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक दूसरा नाम भी है, स्टोर हाउस। ये स्ट्रक्चर है, वो इसका फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो स्टोर हाउस ये क्या करता है उधर मैं बताऊंगा। अब मैंने अभी तक क्या बताया? ये जो है कि सिस्टर्नी मिल के क्या बनाती हैं? फिलेटल सिस्टर्नी मिल के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये स्ट्रक्चर, तो इस तरह की एक सिस्टर्नी मिल के जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज, ये कोई भी नाम से आप जो है कि पुकार सकते हैं इसको। तो फिर इस फेस को क्या कहते हैं? सिस फेस कहते हैं या फार्मिंग फेस कहते हैं। क्यों? इधर वेजिकल आके लग जाती हैं और नई सिस्टर्नी बनाती हैं, और इधर से वेजिकल्स निकल जाती हैं। वेजिकल्स निकल जाती हैं बाहर। इसे इस फेस को क्या कहते हैं? ट्रांस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांस फेस कहते हैं। अब सर, ट्रांस फेस, सिस फेस हमने पढ़ लिया, सिस्टर्नी से ये बना था, पढ़ लिया। तो अब सर इसका फंक्शन भी तो बताएं। क्या फंक्शन भी तो बताएं। अब बच्चों, अगर इसका फंक्शन समझना है ना, थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी देखना होगा। ये मैं मिटा देता हूँ। किसको देखना होगा? किसको देखना होगा? अब ये याद रखना है आपने। इसको क्या कहते हैं? सिस फेस, इसको ट्रांस फेस कहते हैं। ये सिस्टर्नी से मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना है। अब आपने एक चीज याद रखनी है। क्या चीज? अब इसका फंक्शन। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने वाला पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो देख लें वो। अगर ना भी देखा हो तो मैं थोड़ा ओवरव्यू आप बता देता हूँ इधर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप्स के थे, हमने पढ़ा था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला जहां काले काले धब्बे राइबोसोम्स लगे, ये रफ अपीयरेंस इसलिए थी क्योंकि इसमें राइबोसोम अटैच थे। ये स्मूथ इसलिए था, इसमें राइबोसोम अटैच नहीं थे, इसलिए ये स्मूथ दिखाई दे रहा था। तो अब ये राइबोसोम अटैच थे, रफ दिखाई दे रहा था। तो इसका काम क्या था बच्चों? इसका काम था प्रोटीन बनाना। क्या काम था? राइबोसोम का काम तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन को, उसी को तो ही कहते हैं। वो तो राइबोसोम बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है इधर। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तमाम लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, या जो है कि लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह सारे किधर बनते थे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर याद हो तो मैंने आपको एक बात कही थी कि वो ये थी कि कौन से सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद ज्यादा होगी, कौन से सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद ज्यादा होगी। तो मैंने जो है कि जो सेल्स जैसे पेंक्रियास के सेल्स हैं, पेंक्रियास के सेल्स जैसे पेंक्रियाटिक जूस, लाइपेस, एमाइलेस या प्रोटीएस एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, तो उसमें रफ ज्यादा होगा। उसमें रफ क्या होगा? ज्यादा होगा। जो जो है कि स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे हमारे ओवरीज, गोनेट्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो है कि फिर एल्डोस्टेरोन, ये कॉर्टिसोन, जो ये सब पढ़े थे ना हमने पहले वाले लेक्चर में।
तो ये उन उन ओवरीज, टेस्टिस या सेक्स जो है कि ऑर्गन्स हैं, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। तो अब सर बात ये आती है कि ठीक है, ये हमने मान लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें एंजाइम्स रिलीज होते हैं या हार्मोन्स प्रोटीन नेचर होते हैं, मतलब ज्यादातर, पूरे नहीं होते हैं, और जो जहां से एंजाइम निकलते हैं वो सारे तो एंजाइम तो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अब तो हमने ये भी मान लिया जो एंजाइम और इस तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं उसमें ये ज्यादा होगा, जो स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करते हैं इसमें स्मूथ ज्यादा होगा। तो फिर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स कौन से सेल में ज्यादा होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कौन से सेल में ज्यादा होगा? तो बच्चों ये देखें ना, अब इसका काम इधर इधर है, इसका काम अब ये कौन से सेल में याद होगा, अब मैं बताता हूँ। नंबर एक तो इसका काम है स्टोर रूम, ये स्टोर करता है। नंबर दो है मॉडिफिकेशन, कुछ समझ में आया बच्चों अब ये क्या क्या है? अब देखिए ना, ये एक फैक्ट्री समझे, क्या फैक्ट्री प्रोडक्ट बने इधर, ये फैक्ट्री। अब ये गाड़ियां हैं, ये जो वेजिकल है ना, फैक्ट्री से गाड़ियां लेके जो है कि अब ये गोदाम है एक तरह की। गोदाम में क्या होता है, पैकिंग होती है। अब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं, फैक्ट्री से ये गाड़ियां वेजिकल्स, इसे वेजिकल्स कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वेजिकल्स, वेजिकल्स कहते हैं। ये वेजिकल्स किस, मतलब गाड़ी समझे, क्या लोड, ये ट्रक का काम करती है। ट्रक क्या काम करता है, कैरी करता है। इधर से ये इधर बने फैक्ट्री में, ये जो है कि ट्रांसपोर्ट, ट्रक का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करके इधर ले आती है। इधर क्या होती है, जो है कि कुछ जो है कि कमी है चीज़ों में, देखते हैं उसकी पैकिंग करते हैं, उसमें जो है कि वो स्टंप लगाते हैं या दूसरा देखते हैं चीज़ें। अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल शूज़ की अक्सर दी जाती है, तो उसमें ये है कि अगर शूज़ इधर बने, ये ट्रक के जरिए इधर गोदाम में लाया, स्टोर रूम में इधर थोड़ा टेम्परेरी स्टोर किया, स्टोर करके उनको पॉलिश किया, जिनका कलर खराब हुआ है उनको फिर पैक किया, पैक करके वेजिकल में निकाल दो, ले जाओ वेजिकल फॉर्म में। जो है कि सिस फेस से आए थे, ट्रांस फेस से पैकिंग करके निकाल दो, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन का काम करता है। अब ये एक एमसीक्यूज जो है कि 2011 में भी आया है एमडीकेट में, 2014 में भी आया है, 2019 में भी आया है, 2011, 14, 19, और हर बोर्ड में ये आता है जो है कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स में, गाल्जी कॉम्प्लेक्स के हवाले से which of the organelle is which of the cells is concerned with secretory, या एग्जैक्ट इसका मैं भूल गया हूँ, इस तरह का है। लेकिन कौन से सेक्रेटरी सेल में किन ऑर्गेनेल्स की तादाद, हाँ सेक्रेटरी सेल में किन ऑर्गेनेल्स की तादाद ज्यादा होगी, उसमें राइबोसोम दिया है, नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, और गाल्जी कॉम्प्लेक्स दिया है। आपने गाल्जी या सेक्रेटरी सेल्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनमें इनकी तादाद ज्यादा होगी। ये बार बार रिपीटेड आया है एमडीकेट में, ये आपने याद रखना है। अब ये जो है कि जैसे इधर कुछ ग्लाइको लिपिड या ग्लाइको प्रोटीन भी बनते हैं, जैसे उधर से लिपिड बन के आया, इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो ये प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ के क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट मिला के क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कुछ पार्ट लिपिड उठा दे, कुछ पार्ट कार्बोहाइड्रेट को उठा लें, आपस में मिला दे, क्या बनेगा, ये बनेगा। समझ में आ गया बात? तो अब स्टोर रूम इसका काम था, स्टोर करता है टेम्परेरी, और मॉडिफिकेशन करता है उसके। फिर जो है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है कि
ये भी जो है कि फॉर्म करता है। तो और ये सबसे बड़ी बात कौन से सेल में ज़्यादा होगी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कौन से सेल में ज़्यादा होगा? ये होगा सेक्रेटरी सेल्स। सेक्रेटरी सेल्स जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हो, जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हो, ये रिपीटेड जो है कि इसके हवाले से आया है। तो ये समझ में आ गया बच्चों, मैंने क्या बताया? बस सिंपल ये बताया, जो है एक फैक्ट्री की तरफ प्रोटीन बनेगा, ये वेजिकल्स लेके आएगा इधर, जो है कि फिर इसकी मॉडिफिकेशन होगी। अब ये वेजिकल्स क्या निकलेंगे? इनमें से एक वेजिकल लाइसोसोम, लाइसो लाइसोसोम हमारा अगला अगला जो है कि अगला टॉपिक भी यही है, लाइसोसोम है। ये जो वेजिकल में से एक वेजिकल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकलता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम फिर उसका फंक्शन जो है कि क्या है, क्या होता है उधर, उस टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। तो बच्चों, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का समझ में आया? मैंने क्या बताया? पहले उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताई मैंने, उसके बाद मैंने ये जो है कि इसकी फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, फिर ये वेजिकल के ज़रिए ले आता है और फिर ये मॉडिफिकेशन करता है और रिलीज। और एक बात, एक इसका और फंक्शन भी था, अगर मैं इधर नहीं बताऊंगा क्योंकि एक्सप्लेन से शार्ट आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि मेरा सेल वॉल का लेक्चर में वो एक्सप्लेन किया हुआ है, इतना भी नहीं, देख बस काफ़ी हद तक कवर किया हुआ है उस टॉपिक को। इसका जो है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का किरदार सेल वॉल फॉर्मेशन में भी, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन मैंने कहा था कि सेल प्लांट सेल के इक्वेटर्स पे जाके इसके वेजिकल्स बैठ जाते हैं, उसी वेजिकल से जो है कि फ्रेगमोप्लास्ट जो है कि बनता है, वो फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, फिर उसी से क्या बनता है, सेल वॉल बनता है। ये पूरा उधर टॉपिक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एक शॉर्ट सा छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कर जरूर करें।